बच्चों, वेलकम वेलकम टू माय क्लास ए टू जेड सॉल्यूशन। मैं हूं आपका अखलाक सर। और जैसे कि हम लोगों ने पहले के क्लास के अंदर में इस चैप्टर के सिंपल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर में वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डे 1 ने बताया था कि जो चैप्टर हमारा है ना, उसके क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट हमारा जो है बच्चों वो होता है सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन होता है और उसको हम अलग अलग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं। और एक होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, आज हमारा पूरा का पूरा क्लास जो होगा वो वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर होगा। सही है, तो आज हम करेंगे अपनी क्लास ऑन बिहाफ ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम का मतलब बच्चों कि आपके पास में एक सिनेरियो दिया रहेगा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया रहेगा और आपको उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन के बाद। ठीक है ना, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद में उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जब हमारा सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में, उसके बाद हमारे पास चॉइस है, हम चाहे तो उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करें, या फिर हमारे पास जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो वेलकम टू द क्लास अगेन। ठीक है, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज वो 4.1 के ऑल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो, वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, समझो और उसके बाद में खुद से आप सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उनको हम समझेंगे, सो दैट कि आपका बेसिक क्लियर होगा। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर हम एवरेज एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में करते चले जाएंगे। ओके, सो बने रहो वीडियो में मेरे साथ एंड तक। आज एंड तक पे हम सारे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हम क्लास में आज पहला क्वेश्चन से। सो एनसीईआरटी के अंदर में एक्सरसाइज 4.1 के अंदर में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो हमारे पास में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गिवन है। क्या दिखा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। और साथ साथ में क्या कहा गया है? साथ साथ में हमारा गिवन है कि इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस। ध्यान रखना, लेंथ और ब्रेथ का आपस में जो रिलेशन है ना, वो क्या दिया है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, सबसे पहले हमारे पास में जो फिगर गिवन है वो क्या है बच्चों? इट इज रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे रेक्टेंगल। ओके, सो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है। ओके, और रेक्टेंगल का जो एरिया हमारे पास गिवन है इट इज 528 मीटर स्क्वायर। डन। अब रिलेशन क्या है लेंथ और ब्रेथ के अंदर में? यहां ये बोला गया है कि जो लेंथ हमारा है वो ब्रेथ के ट्वाइस से ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लेंथ ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ब्रेथ से। तो लेंथ में और ब्रेथ में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो किसका होगा? जाहिर सी बात है, लेंथ हमारा ट्वाइस है तो ब्रेथ की वैल्यू हमारा कम हो गया, क्योंकि ब्रेथ का ट्वाइस हमारा लेंथ है। राइट, तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट से मान लो ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, तो ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे x। राइट, अब अगर ब्रेथ को हमने x लेट कर लिया है तो लेंथ हमारा क्या है? लेंथ हमारा ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो पहले हम ट्वाइस देखते हैं कि अगर ब्रेथ हमारा x है तो x का ट्वाइस कितना होता है? ट्वाइस मींस डबल, मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेंथ हमारा क्या बन जाएगा? 2x। डन है। फिर लिखा है क्या? नॉट ओनली ट्वाइस, लिखा है 1 मोर देन ट्वाइस। 1 मोर देन ट्वाइस मतलब ट्वाइस से भी एक ज्यादा। मोर मींस ज्यादा। तो जब हम ज्यादा की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं, तो हम प्लस करेंगे। 1 मोर देन तो +1, 2 मोर देन तो +2, 10 मोर देन। ओके, सो 10 मोर क्या हो गया? +10। अगर ये लेस में होता तो माइनस कर देते। अगर ये कहा जाता कि 1 लेस देन ट्वाइस तो 2x -1, क्योंकि लेस कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया? 1 मोर देन ट्वाइस। तो मोर मीन ज्यादा। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। कितना ज्यादा है? 1, तो 2x + 1। डन है। तो ये हमारा x, ये हमें ब्रेथ मिल गया और ये हमको लेंथ मिल गया। अब यहाँ पे हम लिखते स्टार्ट करके
कि लेट ब्रेथ ऑफ, चलो हटाओ ऑफ रहने दो, लेट ब्रेथ बी, हमने ब्रेथ को मान लिया x मीटर। अगर ब्रेथ हमारा x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ इसके ट्वाइस से ज्यादा, इट मीन्स 2x + 1 मीटर। तो हमको लेंथ मिल गया है और ब्रेथ मिल गया है। अब क्या बोला गया है, अगेन नेक्स्ट टर्म क्या गिवन है, एरिया। एरिया कितना गिवन है बताओ बच्चों, एरिया इज 528। एरिया ऑफ व्हाट, फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो फिर यहां लिखेंगे कि सिंस जो हमारे पास एरिया गिवन था, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया 528 है, एरिया का मतलब क्या हुआ बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528। डन है। अब लेंथ हमने कितना निकाला था, लेंथ इज 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना हमारा, ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 528। अगेन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 2x कितना बनेगा, x मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। फिर x मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 528। एंड देन अभी 528 या पॉजिटिव वहां लेके जाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बच्चा आपका, क्या बन गया बच्चे, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस पूरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, इस पूरे सिचुएशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो क्या बना है, इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ओके, अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसको जो सॉल्व करना है, आपके पास राइट है, अब चाहो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो या इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लेके जाओ, आपका आंसर दोनों केस में सेम आएगा। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। ओके जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा है आपका पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव integers is 306। the product of two consecutive positive integers, consecutive है साथ साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो किसी भी दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है बच्चों बताओ, 306। हमें क्या फाइंड करना है, you have to find integers। consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, दो चीजें, consecutive भी है और पॉजिटिव भी है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना, कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूअस लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है। तो जब भी हम कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बनाते हैं ना, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास सबसे पहला टर्म गिवन है उसमें 1 ऐड कर दो, सेकेंड टर्म निकल जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो, थर्ड टर्म निकल जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो, फोर्थ टर्म निकल जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। जितने बार हम 1 ऐड करते चले जाएंगे उसका टर्म्स बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास पहला ही टर्म गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बट वी डोंट हैव एनी इंटीजर्स ना, हमारे पास गिवन ही नहीं है कोई भी नंबर। तो उस केस में हम यहां पे लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला इंटीजर क्या है हमारे पास में, x। अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या बताया था मैंने आपको, जब कॉन्सेक्यूटिव बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। जैसे वहां पर क्या बताया था आपको पहले एग्जांपल में कि 1 के बाद क्या आता है 2, कैसे आया, हमने 1 पे 1 प्लस कर दिया। वैसे x का कॉन्सेक्यूटिव क्या बनेगा, यहां पर भी हम 1 प्लस करेंगे, तो जो आपका सेकेंड इंटीजर निकल करके आएगा, सेकेंड इंटीजर्स वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्या क्या हमने बताओ, हमने इस x में 1 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास में दोनों इंटीजर्स आ गए। फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकेंड इज x प्लस 1।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चों, इट इज गिवन 306। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना, इट इज गिवन दैट इज 306। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या बनेगा, x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 306। एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा, ये 306 यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो डन, वेरी गुड, क्या बनेगा, नेगेटिव, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं इक्वेशन को सेटअप करके छोड़ रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करना। ओके, तो ये हो गया हमारा इस सिचुएशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। फिर करना क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट बोला क्या गया है। सेकंड थिंग, ट्वाइस क्या होता है, थ्राइस क्या होता है, मोर क्या होता है, लेस क्या होता है, ये सब टर्म्स है जो समझना पड़ेगा आपको। कभी ऐसा नहीं कि आपको वहां पे ट्वाइस बोला गया आपने प्लस कर दिया, या मोर बोला गया आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझो, मोर मीन्स प्लस करना, लेस मीन्स माइनस, ट्वाइस मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्लियर है आपका। अब हम चलते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर, देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना क्वेश्चंस की, जो वैरायटीज भी होती है ना, वो एज का और स्पीड का बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम देखते हैं एज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। एज वाले क्वेश्चंस का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। हमेशा गिवन होता है कि भाई कोई फादर है, सन है, मदर है, सन है, या कोई भी दो पर्सन है, उन दो पर्सन के करंट में, प्रेजेंट में दोनों के एज का आपस में एक होता है रिलेशन। जैसे फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, या मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो दोनों का प्रेजेंट में क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है एज का। उसके बाद बोला जाता है 5 साल के बाद उन दोनों का एज में ये रिलेशन होगा, मतलब प्रेजेंट में अभी कुछ और रिलेशन है और 5 साल के बाद कुछ और रिलेशन हो जाएगा। तो जब बात की जाती है तो हम बात का अलग निकालते हैं। या कभी कभी कहा जाता है कि फादर जो है सन से 30 ईयर्स ज़्यादा है और 5 साल पहले जो है वो कुछ और था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उन दोनों ही पर्सन की ए और बी की प्रेजेंट एज को लेट करते हैं और निकालते हैं कि प्रेजेंट एज में उन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे यहां पर देखो हमारे पास दो पर्सन कौन कौन है, एक हमारी हो गई कौन, रोहन्स मदर, सेकंड कौन है हमारा बताओ, सेकंड हो गया हमारा रोहन। तो एक हमारा हो गया मदर, एक हो गया हमारा रोहन। अब क्या बोला गया इन दोनों के अंदर में क्या रिलेशन है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम प्रेजेंटली। अभी करंट में रोहन्स की मदर जो है ना वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर मीन्स ज्यादा बड़ी है, जाहिर सी बात है, मम्मी है, छोटी तो हो नहीं सकती, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो पहले हम करंट में देखते हैं। अब रोहन, एक तो मदर है और एक रोहन है, छोटा कौन दोनों में, गुड, तो छोटा कौन है हमारा रोहन। तो हम पहले स्मॉलर वाली क्वांटिटी को लेट करते हैं एक्स। हम यहां लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हमने पहले रोहन के प्रेजेंट एज को लिया एक्स। अब मदर जो है ना वो क्या है, 26 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर मतलब ज्यादा बड़ी है, तो जब ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फिर यहां लिखेंगे मदर्स प्रेजेंट एज। अगर रोहन x ईयर्स का है, मदर 26 ईयर्स ओल्डर है, तो ज्यादा है तो प्लस करेंगे। किसे प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे रोहन की एज में। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26, x प्लस 26 ईयर्स। ओके, ठीक है। तो हमने अभी प्रेजेंटली क्या है, उन दोनों के एज को लेट कर लिया। रोहन्स एज वाज x एंड मदर्स एज इज x प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स ज्यादा है। अब सेकंड सिनेरियो में आते हैं, ये तो हमारा प्रेजेंट को हो गया। अब सेकंड सिनेरियो में आते हैं, आ जाओ। सेकंड सिनेरियो में क्या लिखा है, दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उन दोनों का जो भी एज होगा उस एज का प्रोडक्ट कितना होगा, इट विल 360। 3 साल के बाद
तो जाहिर सी बात है 3 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं तो दोनों के प्रेजेंट एज में 3 तो ऐड करना पड़ेगा। बाद के लिए क्या किया जाता है, बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं ना। जैसे लेट से मान लो कोई पर्सन है, अब कोई पर्सन है एक्स है, उसकी प्रेजेंट एज अगर मान के चलो अभी 25 ईयर्स है, तो 25 ईयर्स अभी प्रेजेंट एज है, 5 साल के बाद कितना होगा, तो 5 साल के बाद 30 हो गया। अभी जैसे आप जितने भी बच्चे हो क्लास 10 की, ऑलमोस्ट आप लोग एज जो होगा वो 15-16 होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मान लो अभी आपकी एज 15 साल है, 15 ईयर्स है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, वेरी गुड 20 होगा। अब ये 20 कहां से आया, क्या किया आपने 20 निकालने के लिए, आपने प्रेजेंट एज में 5 को ऐड कर दिया, जितने बाद का निकालना है उसको हम प्लस करते हैं। अभी आप 15 ईयर्स के थे, 5 साल के बाद 20 ईयर्स के हो जाओगे। अच्छा मुझे बताओ 5 साल के पहले आपकी एज कितनी थी, अभी आप 15 साल के हो। अगर अभी आप 15 साल के हो, 15 ईयर्स के हो, तो 5 साल पहले मतलब 5 ईयर्स अगो क्या होगा आपका एज, वेरी गुड आपने माइनस किया 10 आ गया। तो जब हम बाद के लिए निकालते हैं तो प्लस करते हैं और पहले के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब यहां पर बोला गया है 3 साल के बाद, तो जाहिर सी बात 3 साल के बाद रोहन जो अभी 1 ईयर्स का है तो ये भी 3 साल तो बड़ा हो जाएगा ना, मम्मी के भी इसका 3 साल से 3 साल ऐड करेंगे वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ चेक करते हैं कि 3 साल के बाद रोहन का और मदर की एज क्या बनेगी। हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। तो अभी हम देखते हैं पहले 3 साल के बाद रोहन एज, तो 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा, रोहन अभी कितने साल का है x, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा x+3, क्लियर है, क्लियर है, ऐड कर दिया। सिमिलरली मदर्स एज भी निकालते हैं, तो मदर्स एज कितना हो जाएगा बच्चों, मदर्स अभी प्रेजेंटली कितने साल की है x+26, अब उसमें 3 ऐड कर देते हैं क्योंकि इनके भी 3 साल के बाद 3 साल एज बड़ी हो जाएगी, तो कितना हो गया x+29 यस। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि 3 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा, 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज कितना हो जाएगा, तो रोहन का एज हमारा जो था अभी कितना था प्रेजेंटली x ईयर्स, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा x+3। मदर्स एज, तो मदर प्रेजेंटली कितने एज की है बताओ x+26, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो मदर के एज में हम क्या करेंगे बताओ 3 को ऐड कर देंगे, तो x+26+23 कितना बन जाएगा x+29। तो ये निकल गया आपका 3 साल के बाद रोहन का एज और मदर की एज। तो ये हमने निकाल लिया दोनों के एज 3 साल के बाद का। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल के बाद उन दोनों का जो भी एज बनेगा, जो भी एज बनेगा x+3 और x+29 जो भी एज बनेगा उस एज का प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट कितना होगा 360 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद हम देखते हैं रोहन कितना बड़ा हो गया, रोहन हो गया x+3 का, मदर की एज कितनी हो गई, मदर की एज हो गई x+29। तो इन दोनों एज का प्रोडक्ट कितना 360। तो हम यह लिखेंगे आगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स दिस इज रोहन्स एज एंड दिस इज मदर्स एज, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा 360। तो अब इसके बाद हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 to 8 इज इक्वल टू 360। अगेन x का स्क्वायर प्लस अब ये 29x 3x ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड, क्या बनेगा हमारा ये 32x प्लस 87 हमारे पास यहाँ पे है, और हम इस 360 जब लेके जाएंगे साइन क्या हो जाएगा इसका चेंज। देन फाइनली क्या बना हमारा x का स्क्वायर प्लस 32x, और जब सॉल्व करते हैं उसको तो कितना आएगा बताओ, अगर हम यहाँ पे 87 को माइनस करते हैं तो कितना बनेगा 3 7 और 2, दोबारा चेक कर लेते हैं, 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2, तो कितना बना -273। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये बन गया बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन का ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन एंड नाउ चॉइस इज योर। आगे आप जब सॉल्व करोगे तो यू कैन गो विद बोथ द मेथड।
ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सबसे पहले अगेन मैं बता रहा हूं आपको, जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप प्रेजेंट एज को लेट करोगे। प्रेजेंट एज के बाद जितने साल के बाद की बात की जाती है दोनों में उतना साल ऐड कर दो। अगर पहले की बात की जाती है दोनों में उतना साल उतना यस माइनस कर दो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है कि प्रोडक्ट होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, हम उसको इक्वेशन सेटअप कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है ना, ये आप इसको पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के अंदर में मैंने बताया ना आपको कि कुछ बेसिस होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन एज का अलग क्वेश्चन बनेगा, बेस्ड ऑन स्पीड का अलग क्वेश्चन बनेगा, बेस्ड ऑन नंबर्स का अलग क्वेश्चन बनेगा। तो अलग अलग टाइप होते हैं क्वेश्चंस के। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है ना चैप्टर 4 के अंदर में, एक तो एज के बेस पे क्वेश्चन और एक स्पीड के बेस पे क्वेश्चन, राइट। तो अब यहां पर क्या है, जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आता है ना तो हमें यहां पे स्पीड का फॉर्मूला यूज करना होता है। आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर के अंदर में स्पीड निकालने का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब टाइम को हम निकालना चाहेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में स्पीड। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज किया जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब समझो, जब भी स्पीड वाला क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको एक थीम बनाकर दे देता हूं। जब भी आपके एग्जाम में स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली। एक ही थीम को यूज कर लो, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड के साथ में। हमेशा इस क्वेश्चन का मैं आपको बेस समझाता हूं। पहले आप कुछ चीजों को, कुछ लॉजिक को दिमाग में रखना। पहली चीज, जब भी हम अपने स्पीड को बढ़ाते हैं तो जो हमारा जर्नी में टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। जब हम स्पीड को घटाएंगे तो जर्नी में जो टाइम लगता है हमारा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा स्पीड को बढ़ाओगे उतना कम टाइम, और स्पीड बढ़ाओगे और कम टाइम, बहुत स्पीड बढ़ाओगे तो बिल्कुल कम टाइम, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया तो बहुत ही कम टाइम। इसीलिए उसको भी लिमिट में बढ़ाना। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं हम लोग आगे की बात, सही है ना। तो यहां पर क्या है, हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मैंने बताया ना आपको कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई हमारे पास में कोई मोड हो गया, हमारा ट्रेन, बस, एरोप्लेन, कुछ भी होगा, ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा कि हमारे पास में ये आपका मोड है, ये आपका व्हीकल है और ये अपनी किसी स्पीड से इतना किलोमीटर कवर कर रहा है। मतलब आपको स्पीड गिवन नहीं होगा, आपसे कहा जाएगा कि भाई अपनी स्पीड होगा, कोई इसका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, उस स्पीड से वो चलते हुए 500 किलोमीटर कवर किया फॉर एग्जाम्पल। अब 500 मीटर कवर किया अपने किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए। अब सेकंड क्या बोला जाएगा कि अगर वो ट्रेन या बस या प्लेन अपने स्पीड को बढ़ाती है तो सेम 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर कवर करने में उसको 1 घंटा कम लगेगा या 2 घंटा कम लगेगा या 3 घंटा कम लगेगा स्पीड बढ़ाने से। दो अलग अलग आपको स्पीड के साथ दो अलग अलग टाइम दिया रहेगा। फिर आपसे कहा जाएगा बताओ स्पीड क्या, बताओ उसका स्पीड क्या है। दोबारा बता रहा हूं, स्पीड गिवन होगा, अगर मतलब कि हमारे पास कोई व्हीकल है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड कवर डिस्टेंस 500 किलोमीटर। ठीक है भाई, उसने कोई स्पीड को पकड़ा होगा, किसी स्पीड से गया और 500 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर सेकंड बोला जाएगा अगर वही कार अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 500 किलोमीटर कवर करने में पहले के कंपेयर में 2 घंटे कम लगेंगे। क्यों, स्पीड कम कर रहा है। तो दो अलग अलग स्पीड हो गए ना, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड था उसका जो पहले था, एक बाद का स्पीड है जिसमें उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो जब स्पीड को चेंज करोगे तो टाइम भी चेंज होगा उसका। तो हर क्वेश्चंस के अंदर में हमारे पास डिस्टेंस गिवन होगा और सेकेंड स्पीड में चलने पे उसका टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा। स्पीड बढ़ा दिया तो कम टाइम लगेगा, कितना कम लगेगा गिवन होगा। स्पीड घटा दिया तो ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा वो भी गिवन होगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में व्हीकल कौन सा है, हमारे पास में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रेन। ट्रेन अपने कोई स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड जो बताया था मैंने आपको, उस स्पीड से कितना कवर किया उसने, 480 किलोमीटर। चलो ठीक है, एक हो गया हमारा सिनेरियो। सेकंड क्या बोला गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, बोला ना भी आपको, सेकंड स्पीड दिया रहेगा कि अगर वो ट्रेन अपने स्पीड को कम कर दे। अब लॉजिक लगाओ, अगर ट्रेन अपने स्पीड को कम करती है तो उसका जर्नी में टाइम बढ़ेगा या घटेगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड को कम कर दिया। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, सेम जर्नी कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो दो हमारे पास स्पीड हो गया और टाइम भी गिवन है। अब हमें स्पीड निकालना है, सिंपल सी बात। सबसे पहले हमें जो निकालना उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, स्पीड।
हम यहाँ लेट करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ट्रेन के स्पीड। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना किया है बताओ, डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है हमारा, इट इज 480 किलोमीटर। ये हो गया इसका डिस्टेंस कवर्ड। अब जो है डिस्टेंस कितना है हमारा, इट इज 480, स्पीड क्या है हमारा x। तो टाइम निकालना है कि अगर वो ट्रेन x की स्पीड से चलती है तो 480 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेरी गुड। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन, ठीक है, हम यहां लिखेंगे टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, अब टाइम टेकन को ना आप यहां पे शॉर्टली मान के चलो t1। तो टाइम टेकन फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस हमारे पास 480, स्पीड क्या हमारे पास x। ये हो गया इसका टाइम। पहले वाले स्पीड में, जो पहले स्पीड पे ट्रेन चल रही थी ना, उसमें अगर चलती है तो 480 किलोमीटर कवर करने में 480 अपॉन x आर लगेगा। पहला केस खत्म। अब आओ सेकंड सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो में क्या बोला है, ट्रेन ने क्या किया, अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। तो फिर यहां लिखेंगे न्यू स्पीड, ठीक है, एक सिंपल यही थीम लेके चलना हमेशा आप, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड हमारा जो है ना वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेस। किससे, पहले वाले से। पहले कितना था x, तो x में से कितना कम हो गया 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया न्यू स्पीड। लेकिन जर्नी तो उतरी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस है हमारा बताओ, वो तो वही है हमारा 480 किलोमीटर। अब अगेन ये रहा हमारा डिस्टेंस, ये रहा हमारा स्पीड, अगेन टाइम निकालो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही जो पर लगाया था। तो फिर यहां लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन, और यहां पे टाइम टेकन का हम क्या लेट कर लेंगे, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है डिस्टेंस, ये तो उतना ही है 480 है। क्या स्पीड हमारे पास x माइनस 8, ये हो गया हमारा सेकेंड टाइम। ओके, तो ये हमारा 480 अपॉन एक्स जो हमारा है बच्चों, 480 अपॉन एक्स हमारा जो है ये क्या है, ये टाइम है। और 480 अपॉन एक्स माइनस 8 क्या है, ये भी हमारा टाइम है। लेकिन क्या बोला गया था कि दोनों ही टाइम के अंदर में कितने घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे का। कि अगर वो अपने स्पीड को कम करता है, ट्रेन अगर अपनी स्पीड को कम करती है तो सेम जर्नी कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 3 घंटा। मतलब जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक टाइम तो बड़ा होगा और कोई टाइम तो कम होगा। तो दोनों में से टाइम ज्यादा किस में लग रहा है, इसमें या इसमें, बिल्कुल लॉजिक लगाना। स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम। इन दोनों में स्पीड कम किसमें है, सेकंड वाले केस में है ना। यहां हमने x से 8 को माइनस कर दिया, लेस हो गया। तो जब स्पीड कम है तो ये टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम हमारा ज्यादा हो गया। यहां स्पीड ज्यादा था तो टाइम क्या था, इसमें टाइम कम लग रहा था। कितना कम लग रहा था, 3 घंटे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ना, आप देखोगे कि हमारा T2 जो है, T2 में से अगर हम T1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 घंटे का सफर डिफरेंस आ रहा है ना, 3 घंटे का डिफरेंस ट्रैवल में। ओके, तो अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो यहां पे कि T2 हमारा कितना है बताओ। सो T2 वाज, इट इज कितना 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। और T1 कितना था हमारा 480 डिवाइडेड बाई x। और इन दोनों में टाइम का गैप कितना आया था उसको हम यहां लिख देंगे। भाई 3 घंटे कम ज्यादा लग रहा है या कम लग, जो भी लग रहा है इसको डाल दो उसको, ठीक है। अब अगेन ये आ गया फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में आया है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं। सिंपल है, पहले ही बताया था आप लोगों को मैंने, आप लोग मेरे वीडियोस में देख लेना, फर्स्ट में सेकंड में है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर बताया मैंने कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में आता है इक्वेशन तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ देखते हैं पहले हम लोग एलसीएम लो, कितना आएगा, x ब्रैकेट
x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 480x माइनस 480 ब्रैकेट यहाँ से क्या आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 3 ओपन करो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना 80 0 8 8 सा 64 6 कैरी 8 4 सा 32 32 और 6 कितना होता है 38 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 8x ओके इज इक्वल टू 3 आप खुद देखो लाइक टर्म से यस ये हो गया 480x 480 कैंसिल अब क्या बचा हमारे पास नाउ वी हैव ओनली हियर 3840 इज इक्वल टू इस पूरे टर्म्स को यहां से यहां लेके आ जाओ तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ ओके ठीक है। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम आगे स्लाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे बताओ बच्चों अब हम क्या करेंगे फर्दर अभी 3 यहां पर क्या है मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो डिवाइड में ठीक है। हम डिवाइड में क्यों लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि 3840 जो है ना ये हमारा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 8x कैंसिल आउट करो 3 से काट दो उसको कितने पे कटेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 तो क्या बचा 1280 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 8x तो अब आप क्या करोगे इसको यहां से यहां लेके आ जाओ फाइनली क्या बना x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0 ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके। समझ में आया आप लोगों को कितना सिंपल क्वेश्चन था ये हाँ मतलब सिंपल तो नहीं है डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा बट आप 2-3 बार जब आप करोगे उसको तो आपको सिंपल लगेगा ठीक है ना। आप ट्राई करना इसी क्वेश्चंस को अभी वीडियोस के बाद में बंद करके ट्राई करना क्या है तरीका करने का क्या तरीका था करने का कैसे क्या हमने बताया उसको हमने कैसे किया इसको सबसे पहले स्पीड को लेट कर लिया x डिस्टेंस गिवन था टाइम निकाल दिया उसके बाद हमने लिया टाइम फॉर्मूला क्या था d/s कर दिया। सेकंड स्पीड निकाला हम लोगों ने अगर प्लस था अगर बढ़ रहा है तो प्लस किया घट रहा तो माइनस कर दिया फिर सेकंड हमारा डिस्टेंस वही था हमारे पास में सेकंड टाइम निकाल दिया। उसके बाद दोनों टाइम में हमारे पास बीच में जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है गिवन होगा तो हमेशा क्या करना है जिसका स्पीड कम है ना उस वाले टाइम को पहले रखोगे माइनस ग्रेटर स्पीड वाले को ठीक है ना ज्यादा स्पीड वाले को उसके बाद इज इक्वल टू में टाइम का जो भी गैप आ रहा रख करके हमेशा इस फॉर्म में आएगा हमेशा वो आपका जो आएगा ना वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगा सॉरी हमेशा क्या होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगा राइट ऑलवेज। तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना ओके बच्चों। ये हो गया हमारा स्पीड वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे हम आगे जब करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं आपको और भी वैरायटी कराऊंगा बट अभी मेरा पहला मेरा एम ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सबके क्लियर करा दूं ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। अभी हम लोगों ने 4.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए अब हम करेंगे 4.2। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के अंदर में हमारा जो भी वर्ड प्रॉब्लम है ना हम उसकी बात करते हैं। तो 4.2 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है देखो आप समझो पहले क्या लिखा है इसके अंदर में फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 दो नंबर निकालो जिसका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना 182 सम कितना है 27 किसी भी दो नंबर का सम 27 है ठीक है ना प्लस किया तो 27। अब जो है जैसे मान के चलो अब हमारे पास नंबर तो गिवन नहीं है हम कैसे लेंगे उसको नंबर्स को लेट्स से मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है और दो नंबर का जो सम है वो दिया हुआ है 27 चलो ठीक है सम दिया हमारे पास में उसमें से अगर फर्स्ट नंबर हमारा जो है ना अगर मान लो 10 है तो सेकंड नंबर क्या होगा बताओ आप लोग। दो नंबर है दो नंबर का सम कितना है 27 है और 27 में अगर पहला नंबर गिवन हमारे पास में पहला नंबर गिवन है कितना 10 अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा हम 27 में से 10 को माइनस करेंगे ना यही किया अभी आप लोगों ने आप सब लोगों ने भी यही किया है 79 माइनस करके। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड नंबर निकालने के लिए सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं राइट।
ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों अभी कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में आप लोग समझ ही नहीं पाते कि सर अगर हमने पहला नंबर तो एक्स ले लिया, क्योंकि सिंपल सी बात है हर क्वेश्चन के अंदर में जो हम लेट करते हैं पहला इंटीजर को एक्स लेट करते हैं, बट दूसरा कैसे लेंगे हम? तो दूसरा लेने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताया, अगर सम दिया हुआ है, सम में से अगर पहला नंबर, जैसे मैंने बताया ना कि पहला नंबर अगर हमारा इसमें 10 है तो सेकंड नंबर हमने कहां से निकाला? हमने 27 में से पहले नंबर को माइनस कर दिया, हमको सेकंड नंबर मिल गया। वैसे ही अब क्वेश्चन में तो पहला नंबर गिवन नहीं है और आप लोगों ने लेट तो कर लिया पहला नंबर, तो हमने लिखा यहां पे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ले लिया आप लोगों ने बहुत जल्दी से। अब सेकंड नंबर कैसे लोगे आप? आई होप आप सेकंड नंबर भी आराम से ले सकते हो। सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सम में से हमने क्या किया? पहला नंबर गिवन था उसको माइनस कर दिया, तो यहां पहला नंबर कौन सा हमारा? एक्स है। समझ आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग दोनों नंबर ले लेंगे, ठीक है ना? ओके, तो अब जो है हमको पहला नंबर भी मिल गया है, हमको दूसरा नंबर भी मिल गया है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 182। तो यहां लिखेंगे हम कि प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर का वो कितना गिवन है? 182। दो नंबर कौन से हमारे पास? x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 27x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सिंपल है। अब स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इन दोनों को हम यहां से यहां लेके आ जाएंगे। जब आप यहां से यहां लेके आओगे तो x हमारा नेगेटिव में था, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 27x हमारा पॉजिटिव में था, ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ये बेचारा अपनी जगह पे खड़ा था, इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये 182 एज इट इज रहेगा। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बस प्रॉब्लम यही पे आती थी ना कि सम दिया हुआ है, पहले को हमने एक्स मान लिया, दूसरे को हम क्या लेंगे? अब आपको क्लियर हो गया। तो दूसरा हम कैसे करते हैं? सम में से पहले वाले को माइनस कर दो, ठीक है ना? तो 27 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करोगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है बच्चों? चलो फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एनसीईआरटी 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन कॉन्सेक्यूटिव, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, ठीक है ना? अब कोई दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, इससे पहले देखोगा आप लोग 4.1 के अंदर में तो क्या था? कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमने लिया था, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स था हमारे पास में। अब यहां लिखा है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब दो चीजें, सम भी है स्क्वायर भी है। तो पहली बात आप लोगों को पता है कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होगा? लेट फर्स्ट इंटीजर, राइट? लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अगर फर्स्ट एक्स है तो हमारा सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा? अगेन कितना बनेगा? x प्लस 1। अब क्या लिखा है? इन दोनों का स्क्वायर का सम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर x का स्क्वायर कितना होता है? x का स्क्वायर। और सेकंड नंबर कौन सा है? x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है बताओ बच्चों? सम इज 365। बन गया ना? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? x का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी याद कर लेना, है ना? क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो कंटिन्यू करते 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 10th तक आ गए, आइडेंटिटी याद ही नहीं है। जब जब पूछे आइडेंटिटी पता ही नहीं है। आइडेंटिटी पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बता दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो वैसे याद रखो जैसे आपको आपका पेरेंट्स का नाम याद होता है, ठीक है ना? मम्मी का नाम क्या है? तो मम्मी का नाम अगर गीता है और पापा का नाम श्याम है तो हमेशा गीता श्याम ही रहेगा। ऐसा नहीं कभी आपने मम्मी का नाम श्याम बता दिया, पापा का नाम गीता बता दिया, उल्टा हो जाएगा, राइट? तो वैसे यहां पर हमेशा क्या करना है? आइडेंटिटी बिल्कुल फिंगरप्रिंट होना चाहिए आपका। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा? a का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देन x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस कितना होगा? ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365।
देन कितना है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो लाइक टर्म में क्या बनेगा, ये बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस कितना है हमारा 2x प्लस 1, इसको यहां से वहां लेके जाओ क्या बनेगा 365 इज इक्वल टू 0। देन 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हमेशा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं। कॉमन निकलना निकाल दो, क्या बचेगा x का स्क्वायर x, देन कितना बनेगा ये बनेगा आपका 2 से 2 2 जा 2 3 जा 182, डन है 182, ठीक है ना। तो अब फाइनली क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में खत्म, क्या बचा हमारे पास x का स्क्वायर x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये बन गया इक्वेशन आपका, अब आप चाहो कुछ भी करो इसमें, फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर निकल जाएगा आपका, डन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ में। अब जो है हमारा 4.2 का प्रॉब्लम सम का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरनल एग्जाम जो भी आपके आएंगे ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखो समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस की बात की जा रही है, प्राइस, कॉस्ट, सेल्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझो पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सम पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट on a particular day the cost of each article was 3 more than twice the number of articles produced in that day, and if the total cost of production was 90 rupees, then find the number of articles produced and the cost of each article। समझो क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो किसी पर्टिकुलर डे में, ठीक है, इट प्रोड्यूस सम पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है। समझो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो अब यहां पर कॉस्ट हमारा ज्यादा हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल से, कितना ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा 10 रुपीस है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 का ट्वाइस कितना होता है 20, उस पर भी 3 ज्यादा, 20 + 3 23 ऐसे। तो यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हम क्या लेट कर लेंगे x। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, रुपीज x, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा कितना है x है, तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x ही होगा हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा कितना है x है, तो अब कॉस्ट ऑफ एच आर्टिकल, तो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ना, क्या लिखा है कि इट वाज ऑफ दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हमने x लेट कर लिया है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो x का क्या लिखा है यहाँ पे 3 मोर देन ट्वाइस, तो x का ट्वाइस कितना होगा 2x, उसमें भी 3 मोर मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा। कितना ज्यादा इस क्वेश्चन में 3 रुपीस, तो प्लस क्या करेंगे बताओ 3। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब 2 चीज तो मिल गया हमें कि भाई इतने हमारे आर्टिकल्स थे और हर एक आर्टिकल का ये कॉस्ट था। अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कितना दिया हुआ है, इट इज 90। कितना दिया है बच्चों 90। सो द टोटल कॉस्ट, अब सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ, लेट से मान लो मेरे पास में नंबर ऑफ पेन है 10 और
कॉस्ट ऑफ ईच पेन, वो भी कितना है 10। तो आप मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा। अगर मेरे पास 10 पेन है और हर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो 10 पेन मल्टीप्लाई बाई 10, 10 पेन है और हर एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10 से कितना हो जाएगा 100। वैसे ही यहां पे जो है ना, ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या है हमारा कि जो टोटल कॉस्ट हमारे पास है, ध्यान देना, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास में, वो कितना दिया हुआ है, इट इज 90। जैसे यहां था ना टोटल कॉस्ट कितना था 100, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 90। बट टोटल कॉस्ट निकालते कैसे हैं, क्या होता तरीका इसका निकालने का, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। समझे मेरी बात। जैसे यहां क्या था हम लोगों ने कि नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ ईच पेन मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले इनको हटा दें, ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था x, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सिंपल है ना, अब ओपन करो ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा x 2x कितना बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 3 कितना बनेगा 3x इज इक्वल टू कितना है 90। अब 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो आपका इसके बाद आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आज का 4.2 का टोटल प्रॉब्लम सम 1 by 1। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। फिर भी अगेन मैं आपको बोलूंगा, ओनली वीडियोस को देख करके आप ये मत जज कर लेना कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया। जब तक मैथ्स को आप ऑन पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, बट एट लास्ट आपको पेन पे ही बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वीडियोस को देखने के बाद में आप बैठ के दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, लेकिन आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जब तक आपको प्रॉपर क्लियर ना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज की क्लास और आई होप आपको आज की क्लास प्रॉपर समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आई है तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक 10th क्लास के ये वीडियोस ये क्लास पहुंच जाए। तो आप जो इस क्लास को अच्छे समझो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करो, सो दैट कि उनका पूरा का पूरा सिलेबस जो है 10th क्लास का वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं न्यू क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट।